हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसा हुआ आपका MSD 4 का पेपर? आई थिंक जो चीज़ें बताई गई उन्हीं के आसपास में पेपर रहा है। कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था उसमें, जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग आप सारे आंसर कर सकते थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन होते हैं, आपको जनरली 5 आंसर करने होते हैं, वो आराम से उतना कंटेंट तो मैंने आपको दे ही दिया था। ठीक है, सो अब आपका लास्ट पेपर बचा हुआ है MSD 6 का। ठीक है, MSD 6 लास्ट पेपर कल है। तो देखो, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग क्यों आ रहा है, उसका कोई विशेष रीज़न नहीं है। विशेष एक सामान्य सा कारण है उसका कि 5 साल के पेपर देखने के बाद जो कॉमन क्वेश्चन आते हैं ना, उन्हीं चीज़ों को मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हिंदी साहित्य का सिलेबस है ना, एक तरह से यूँ कह सकते हो कि लिमिटेड है, या फिर यूँ कह दो कि इग्नू जो है बार बार अलग क्वेश्चन नहीं बनाता। 5 साल में जो पीछे पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं को अब रिपीट कर देता है। ठीक है, सो उन्हीं की लाइन्स में पढ़ना होता है अपने को, कुछ भी अलग नहीं पढ़ना होता है। सो इस वीडियो में क्या करेंगे, अपन पहले 5 साल के शुरू के ना 5-7 मिनट में जो पेपर ये क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन अपने को अब पढ़ना है। क्योंकि ये देखो, ये पेपर जो है बेसिकली आपका हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास है ना, थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा वास्ट है, क्योंकि साहित्य का इतिहास बहुत बड़ा है। ठीक है, आदिकाल से लेकर के आप आधुनिक साहित्य तक आते हो ना, आदिकाल से लेकर के आप आधुनिक सब काल तक आते हो, तब तक ये इतिहास जो है आपका कवर किया जाता है उसके अंदर। तो इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा पूछने के। फिर भी जब आप 5 साल के पेपर देखोगे तो आप कुछ कुछ क्वेश्चन लगेंगे, हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा है इसके अंदर, ये बात मैंने देखी कि जो क्वेश्चन है वो थोड़े ज़्यादा ही है। तो अपने को फिर भी सिलेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा। और जनरली अपने को इस पेपर के लिए मैं तो ये कहूँगा कि 8 से 10 क्वेश्चन आप प्रिपेयर करो, है ना। 8 से 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे तभी जाके आप जो है इसमें लिख पाओगे। कंटेंट मैं आपको सारा का सारा दूंगा, है ना, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको कौन कौन क्या कंटेंट देने वाला हूँ वो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, एक तो ये सारे पेपर होंगे जिसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं बार बार से। उसके बाद मैं आपको कंटेंट शो करता हूँ। सो ये तो आपके पेपर हो जाएंगे। ठीक है, पेपर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको कल पेपर हाथ में आए तो आपको लगे नहीं कि यार ये क्वेश्चन मेरे लिए सबसे नए हैं ना, या फिर मैंने देखे ही नहीं कहीं ये क्वेश्चन। इसलिए मैं पेपर आपके साथ अलाइन करके दे रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको मेरे जो अपने हैंड रिटन नोट्स वो दूंगा आपको। ठीक है, उनसे आपको थोड़ी सी है जो मैं अपना ब्रेन जो ज़्यादा एक्सेप्ट करता है हैंड रिटन चीज़ों को, तो मैं आपको इसमें क्या लिखा हुआ आप वो इतना मैं समझना, मैं जो बोलूँगा उसको समझना, आपको जिस तरह मैं समझा दूंगा उस तरह आपको पढ़ लेना है। ठीक है, डिफिकल्ट तो नहीं है, बट आपको एक थोड़ा मेमोराइजेशन का थोड़ा थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो ये मेरे नोट्स होंगे। ठीक है, इस तरह अपन चार्ट फॉर्म में जो मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली मेरा ऑप्शनल यूपीएससी के अंदर जो है मेरा मेंस है, उसके अंदर हिंदी साहित्य है, इसके कारण ये सारे नोट्स मेरे अपने। बट आपको इतना जितना लिखा हुआ है उतना सब कुछ नहीं पढ़ना है, जितना मैं बताऊंगा उतना उतना ही पढ़ना है। ठीक है, ये आपके पूरा पूरा जो है भक्ति काल का जो है चार ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए, तो ये सारा का सारा एक ही चार्ट में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर सूफी काव्य धारा, इसमें ये पढ़ना है आपको। ठीक है, तो इस तरह मेरे अपने नोट्स जो आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी आज के ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसके बाद आपको एक कंटेंट की वीडियो में देना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 2-4 वीडियो होंगे इसके, तभी जाकर के आपको वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन देखेंगे। तो सारा कंटेंट हैंड रिटन में है, बट मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो छोटे छोटे होंगे ना उनको मैं आपको उनके प्रिंटेड आंसर भी दूंगा, मतलब टाइप्ड जो आंसर है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, सो क्वेश्चन स्टार्ट कर दे। पहले अपन 2023 दिसंबर में जो पेपर हुआ उसमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन जो है अपने लायक थे। ठीक, जो रिपीट हुए हैं बार बार। तो पहला क्वेश्चन था कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के नामकरण संबंधी विविध मतों को स्पष्ट कीजिए। भाई साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो साहित्य में जो आदिकाल को आदिकाल नाम मिला है वो क्यों मिला है ना, उसके क्या रीजन रहे हैं कि उसको आदिकाल नाम से बोला जाता है। एक तो ये क्वेश्चन आया था, ये रिपीट हुआ 2-3 बार ये क्वेश्चन, है ना, कि नामकरण की सार्थकता क्या है, या नामकरण ये आदिकाल क्यों दिया गया। इस क्वेश्चन को 2-3 बार इन्होंने रिपीट करा, तो इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और साहित्य का इतिहास में नामकरण तो आपको पढ़ा नहीं है, तो मैं क्लासिफिकेशन आपको बताऊंगा। ठीक है, राम काव्य का परिचय दीजिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है दोबारा से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपने जो अभी लास्ट पेपर दे चुके हो ना, MSD 02, 03 और 04, इनमें जो आप पढ़ चुके हो वो भी इस पेपर में यूज होने वाला है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है जो आपको यूज होने वाला है, क्योंकि भारतेंदु को आपने अभी जस्ट जो आपका MSD 4 हुआ है उसके अंदर आपने उनकी एक रचना पढ़ी है, अंधेर नगरी, है ना। अंधेर नगरी रचना एक पढ़ी थी, उसका रेफरेंस भी इसमें दे सकते हो। ठीक है, हालांकि वो नाटक है, बट फिर भी उसमें कविताएं हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी कविताएं मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी रचनाएं हैं जिसको आप लिख सकते हो। ठीक है, रीतिकालीन कविता का बार बार पूछा गया है। ठीक है, प्रयोगवाद, देखो तीन तीन टाइप की रचनाएं होती है, कविता होती है, ठीक है, उपन्यास तो होता ही कविता के साथ, वो इसमें आ जाता है। ठीक है, कविता, कहानी और उपन्यास, ये तीनों एक ही में आते हैं। फिर आते हैं नाटक, फिर आते हैं आपके आते हैं निबंध। ठीक है,
मूलतः हिंदी साहित्य में इन तीनों के बारे में पूछा जाता है कि नाटक का विकास क्रम बताइए, नाटक का किस तरह विकास हुआ, निबंध का किस तरह विकास हुआ, और कहानी, कविता, उपन्यास नहीं पूछेंगे, कहानी और कविता का किस तरह विकास हुआ। तो इस पेपर में जो MSD 6 है, इसमें आपको ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेंगे। किसी साल पूछ लेंगे कि नाटक का विकास किस तरह हुआ, वो बताइए, निबंध का विकास किस तरह हुआ, ये बताइए, या फिर कहानी या कविता का विकास किस तरह हुआ, ये भी पूछेंगे। ठीक है। भाषाओं का क्लासिफिकेशन भी आपको बार बार पूछा गया है कि भाषाएं जो है भाषा का विकास किस तरह, जैसे कि इस क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो बॉक्स में बना के दे रहा हूँ ना मैं, जो बॉक्स में बने, ये बेसिकली आपको बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है। तो हिंदी भाषा के विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार कीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये 10वां क्वेश्चन जो जनरली एक ही मॉडस ऑपरेंडी ही है इसकी, कि 10वें क्वेश्चन में आपको 4 देंगे, उसमें से आपको 2 की जो है व्याख्या करनी है। तो नई कविता और आष्टछाप की कवि, ये थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगा। ठीक है। इसके बाद आपका आता है जून 2023 का पेपर। अपन ने दिसंबर 2023 देखा, उससे जस्ट पहले क्या पूछा गया था, तो वापस आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां, है ना, निर्गुण का अर्थ स्पष्ट करते हुए संत कवियों का परिचय दीजिए। ठीक है। ये सब आपके एक ही पेज में कवर हो जाएंगे। मेरे पास जो नोट्स है ना, उसमें से आपको एक ही पेज में पढ़ने पड़ेंगे। जिस तरह मैं पढ़ाऊंगा उसको समझना है, सुनना है आपको और लिख देना। रीतिमुक्त काव्य की कवियों का वर्णन कीजिए, ये भी आपको एक ही पेज में मिल जाएगा सारा का सारा। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। छायावाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन विवेचन कीजिए। छायावाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन। छायावाद के 4 ही प्रमुख कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला और पंत। इन चारों की रचनाएं आपने पढ़ी है MSD 03 के अंदर भी। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कि कौन कौन सी उनकी विशेषताएं रही है। ठीक है। इसके बाद प्रगतिवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी, ये पूछा गया बार बार से क्वेश्चन। हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर निबंध लिखी, ये बार बार पूछा गया है। ठीक है। इसके बाद ये जो 10वां क्वेश्चन आता है, इसके अंदर ये व्याख्याएं बार बार पूछी गई है। रीति सिद्ध काव्य की और राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता की जो है बार बार पूछी गई है। ठीक है। इसके बाद आपका वही वापस सेम क्वेश्चन के आदिकालीन साहित्य की प्रमुख साहित्यिक धाराओं का उल्लेख कीजिए। कृष्ण भक्ति काव्य धारा, जो आप संत कवि पढ़ोगे, कवियों को एक बार पढ़ना है, क्वेश्चन फिर कोई सा भी आए उनमें उसको घुसा देना है, उन्हीं को लिखना है। कंटेंट कुछ भी अलग नहीं होगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन यूँ लगेगा कि अलग है, बट वो दरअसल आपने जो पढ़ा उसी में से लिखना है उसको भी। ठीक है। नाउ इसके बाद में आप देखोगे तो ये वापस वही चीज़ आ गई। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का सुधारण विवेचना कीजिए। छायावाद की विशेषताएं हो चाहे प्रवृत्तियां ही हो, है ना, बात एक ही है। ठीक है। तो वही चीज़ लिखनी है। खड़ी बोली गद्य की विकास यात्रा पर का परिचय दीजिए। ये फिर नाटक के विकास के विभिन्न चरण, मैंने आपको बताया कि नाटक, कहानी और निबंध के बारे में पूछते हैं बार बार। हिंदी आलोचना का विकास। आलोचना भी एक विधा होती है हिंदी साहित्य में लिखने की, है ना। आलोचना का आज की एक क्वेश्चन आया था। शुक्ल की जो निबंध शैली है, शुक्ल आलोचक भी रहे, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आलोचक रहे थे। ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो 10वां क्वेश्चन, इसमें ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता वापस पूछ ली गई है। हिंदी कहानी की दलित चेतना, एक वाल्मीकि करके एक कवि में, उन्होंने भी जो है इसके बारे में लिखा था, है ना। तो ये पूछ सकते हैं। ये तीन जो चीज़ें हैं वो कॉमन है ना। ये भी रिपीटेशन का चांसेस है इनके। इतने सारे मार्क किए हैं तो इनमें से कोई ना कोई डेफिनेटली आता ही क्वेश्चन है। वापस हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के नामकरण की समस्याओं पर प्रकाश डालिए, सेम क्वेश्चन है। ठीक है। सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ये वापस वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद रीतिकाल की कविता में कवि क्या लिख रहे थे। रीतिकालीन कवि क्या करते थे, बेसिकली अश्रवियाँ पाने के लिए, राजाओं महाराजाओं को प्रसन्न करने के लिए लिखते थे। उनका साहित्य क्रम करने का ये उद्देश्य नहीं होता था कि समाज में हम बदलाव लेके आ जाएंगे, है ना। तो इसका कोई उद्देश्य नहीं था। तो उनकी टेंडेंसी क्या थी, है ना, वो दोहा नहीं आता, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करे थे नैन ही सो बात। तो वो रीतिकालीन प्रवृत्ति की प्रवृत्तियाँ हैं, है ना, बिहारी की रचना है वो, है ना। नाउ इसके बाद द्विवेदी युगीन हिंदी कविता की प्रमुख विशेषताएं, ये पूछ लिया। हिंदी साहित्य के विकास में प्रगतिवाद क्या है, बेसिकली मार्क्सवादी जो लेखक होते हैं वो जो अपनी रचनाएं लिख रहे थे उनको प्रगतिवादी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपने कितनी बार सुन लिया देखो वीडियो में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे वापस। हिंदी भाषा की विकास यात्रा पर परिचय देते हुए उनकी बोलियों का वर्णन कीजिए। इनके मैप बना के दूंगा मैं आपको, एक ही पेज में आपको सारा कवर हो जाएगा। फिर वही राम काव्य धारा पूछ लिया, रासो काव्य पूछ लिया। ठीक है। इसके बाद आप देखो ये वापस 2025 का पेपर है। ठीक है, जो जून 2 इसमें हुआ था। तो साहित्य के इतिहास में काल विभाजन की आवश्यकता क्या है, इस पर प्रकाश डालना है। ठीक है। फिर सिद्ध और नाथ, ये नहीं है, नया क्वेश्चन है। निर्गुण ज्ञान मार्गी संत। अब संतों को जब पढ़ लोगे ना, तो संत में एक तो निर्गुण हुए और सगुण हुए हैं। ठीक है। सगुण और निर्गुण पढ़ लोगे, उसके बाद आप ये निर्गुण आए, निर्गुण क्वेश्चन आए चाहे सगुण का है, आप कर ही लोगे उस चीज़ को भी। ठीक है ना। रीतिकाल की सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। सामाजिक क्या थी, समाज और राजा और प्रजा वाला संबंध था उसमें, है ना। तो राजा प्रजा का संबंध कैसा होता है,
वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। फिर वापस सेम क्वेश्चन की छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, प्रयोगवादी कविता की प्रमुख परिवर्तन लिखिए, ठीक है। फिर ये नाटक का विकास यात्रा देखिए, ठीक है। भाषा भारतीय भाषा परिवार को समझाइए, हिंदी भाषा के विकास क्रम का साधारण विवेचन कीजिए। सो इस तरह जो है ये आपका पूरा पेपर रहेगा, है ना। इसका कंटेंट जो मैं आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेन में करूँगा तो उसमें ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं लाइव कर सकता हूँ, बट लाइव एक्चुअली क्या है कि उसमें प्रॉब्लम है मेरे साथ कि मैं लाइव करूँगा तो आपको क्वालिटी लॉस हो जाएगी, दिखेगा नहीं आपको, है ना, समझ में भी नहीं आएगा। मैं ट्राई करूँगा कि अगर हो सकेगा तो मैं लाइव कर दूँगा, अदरवाइज़ आपको वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं जल्दी जल्दी अपलोड कर ही दूँगा, ठीक है। आप क्वेश्चनों से अब रूबरू हो चुके हैं, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कल के पेपर का डर तो यहाँ से खत्म हो जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, आपको ये तो पता लग ही रहा होगा कि इनमें से कोई ना कोई आएंगे, है ना। 7 से 8 क्वेश्चन, मैं तो ये कहता हूँ इसके 10 क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसको आंसर कर पाओगे, ठीक है। सो अब इस वीडियो में क्या करते हैं अपन, ठीक है, कि इसको जस्ट गिव अ मिनट, एक ब्रीफली मैं ऐसा करता हूँ, आपको हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ पे छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास स्टार्ट होता है 700 ईस्वी के आसपास से, ठीक है, 700 ईस्वी के आसपास से, 700 ईस्वी के आसपास से लेकर के आज तक, ठीक है। अब इतिहास को पढ़ना कितना डिफिकल्ट हो जाता है, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे हिंदी किसी लिटरेचर का हो, ठीक है। तो इसको विभिन्न कालखंडों में बांटा जाता है। तो पढ़ने की सहूलियत के लिए जो है इतिहास को बांटा जाता है, इतिहास मतलब किसी भी चीज़ को इतिहास में बांट करके छोटे खंडों में बांट करके पढ़ा जाता है। ये तो कॉमन सी बात है जो सबको पता ही होती है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ होता है आपके 700 ईस्वी से, है ना, 700 से। तो आदिकाल का जो काल है वो आपके 700 से 1350 के आसपास का है, ठीक है। इसमें जो कवि थे वो ये रहे, रासो, विद्यापति, अमीर खुसरो, सिद्धनाथ परंपरा और जैन। इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी आपको ब्रीफली मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर भक्ति काल आता है आपका आदिकाल के बाद में 1350 से 1650 के आसपास। इसमें सगुण और निर्गुण 2 भक्ति धाराएं हुई। सगुण में कृष्ण भक्त और राम भक्त, और निर्गुण में संत और सूफी ये आए थे, ठीक है। इसको अपन पढ़ेंगे। फिर आपके बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल में आता है, रीतिकाल बेसिक अनुकरण पर डिपेंड था, तो इसमें भी रीतिकाल में भी 4 पोर्शन आते हैं, रीतिबद्ध, रीतिसार, रीतिमुक्त और रीतितर, ठीक है। इसमें कौन कौन से कवि, केशव, पद्माकर, बिहारी, घनानंद, इस तरह के। वीर रस से भरी, है ना, भक्ति नीति, ये इस तरह की इसमें जो है रचनाएं करी जा रही थी। फिर आधुनिक काल में आते हैं, तो आधुनिक काल के तो आपने देखा ही, MSD 3-4 में आप पढ़ते आ रहे हो। आधुनिक काल में सारी चीज़ें वो जो थी पुराने, जो MSD 02 से लेकर के 04 जो पेपर हुए हैं उसमें यही तो था, आधुनिक काल से पहुंच रहे हैं मैक्सिमम रचनाएं। तो भारतेंदु को पढ़ा था आपने। भारतेंदु आधुनिक काल का जो टाइम है ना वो 1850 से लेकर के आज तक का टाइम है, ठीक है। तो 1850 से लेकर के 1900 तक भारतेंदु युग रहा। फिर द्विवेदी युग रहा 1900 से 1918 तक। फिर छायावाद का युग रहा, ठीक है। छायावाद के युग में क्या होता है, बेसिकली सीधी बात समझ में नहीं आती है। जिस तरह कबीर जो है उल्टी वाणी बोलते हैं, उसी तरह छायावादी कवि भी अपनी रचनाएं जो रहस्यमय तरीके से लिखते रहे हैं, इसलिए इसको छायावाद बोला जाता है। फिर छायावाद के बाद का टाइम आता है उत्तर छायावाद, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो भारतीय युग में कौन कौन से कवि हुए, ये सारे वो कवि है। मैं इनको डिटेल में बताऊंगा, अभी आपको मैं ब्रीफली बता दे रहा हूँ कि ताकि आप जब आप डिटेल में इसको पढ़ोगे ना तो आपको कनेक्ट कर पाओगे। दिव्य युग में क्या होता है, दिव्य युग में जो दिव्यदीज थे वो बड़े डिसिप्लिन इंसान थे, तो उन्होंने अनुशासनवादी वो खुद थे, उस तरह वो रचनाएं लिखते थे, ठीक है। स्वच्छंदतावादी लेखक भी हुए, क्योंकि किसी को बंदेज पसंद नहीं होती, तो श्रीधर पाठक एक ऐसे लेखक हुए जो स्वच्छंदतावादी रचनाएं भी करते थे, ठीक है। फिर छायावाद के कवि आ गए। उसके बाद आता है प्रगतिवाद। जहाँ उत्तर छायावाद के बाद आता है 1936 से लेकर के 1943 के बीच का काल, जिसे मार्क्सवाद भी बोलते हैं। नागार्जुन इसमें रचनाएं कर रहे थे, केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल। मुक्तिबोध में इसमें रामविलास शर्मा भी इसमें है। प्रगतिवाद के बाद आता है प्रयोगवाद, जो 1943 से 1951 के बीच में आता है। उसमें अघेय रचनाएं कर रहे थे। तार सप्तक जो था उसके अंदर कुछ 7 कवि थे, ठीक है। फिर नई कविता, कहानी, उपन्यास 1951 से लेकर के 1960। नई कविता के बारे में टिप्पणी आई है ना, तो नई कविता का भी कंटेंट यहीं से मिल जाएगा आपको। देखो छोटी इन्फॉर्मेशन ही आपको ना एग्जाम में काम करवाती है आपकी, अदरवाइज तो क्या है कि डिटेल में आप पढ़ते रहो, कोई उनका मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है। तो नई कविता के बाद में आती है कविता, मतलब कविता का ढांचा भी यहाँ बिगड़ गया। कविता का मतलब पहले होता था ना कि लाइन्स टू लाइन कविता बनती है, आजकल कविताएं कैसी बनती है, एक लाइन इतनी सी, दूसरी लाइन इतनी, फिर तीसरी लाइन इतनी, फिर चौथी लाइन इतनी, फिर पांचवी, मतलब कविता का कोई ढांचा नहीं है। तो ये कविता जो है अभी का टाइम है ना, मतलब ये जो 1960 से 1967 ये चरम भोगवाद का है, मतलब विषयों पर डिपेंडेंट है ये पूरा काल जो है, ठीक है। इसके बाद आती है जनवादी कविता, ये 1967 से 1980 तक का है। प्रगतिवादी कविता का दूसरा चरण, जिसमें दुष्यंत कुमार जो है आपकी रचनाएं कर रहे थे, रघुवीर सहाय जो रचनाएं कर रहे थे। दुष्यंत कुमार का तो देखा ही होगा ना,
कि एक पत्थर तो उछालो यारो, ऐसा कुछ ना, वो इसी इन्हीं का है दुष्यंत कुमार का, वो जनवादी कविता बेसिकली, मतलब लोगों को मोटिवेट करने के लिए लिख रहे हैं ये लोग, ठीक है, मतलब खुद के भीतर से बाहर निकल के। फिर आते हैं नवगीत, नई कविता के समानांतर गीतों का आंदोलन था ये, रमेश रंजक का। फिर आती है आपकी समकालीन कविता, समकालीन कविता का दौर है 1980 से अब तक का, ठीक है। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको इतिहास बता दिया है, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा, आप इसको समझ इसमें ना इतना दिमाग मत लगाना कि ये मतलब मैंने फटाफट से समझा दिया, नहीं, इसको डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए वेट करिए, एंड आई होप आपको समझ आ रही होगी चीज़ें। अब लास्ट कल का पेपर है तो अपने को थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ना ही पड़ेगा डिटेल में, क्योंकि इस पेपर को डील करना ना, क्योंकि आप इसमें कुछ लिख नहीं सकते आप हम अपनी मर्जी से, आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा डिटेल में, और वो पढ़ाऊँगा मैं, आपको केवल सुनना है और PDF दूँ, उससे एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होंगी, छोटे छोटे होंगे, सो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। सो स्टे ट्यून टिल देन, जय हिंद। मैं आपके लिए नेक्स्ट कंटेंट प्रिपेयर करके आपको अपलोड करता हूँ तब तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।